हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड थे यानी ऑक्सी एसिड थे, यानी नाइट्रिक एसिड की हमने बात की थी। ऑक्सी एसिड में हमने नाइट्रिक एसिड के बनाने की विधि, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के हाइड्राइड। और नाइट्रोजन के जनरली हाइड्राइड तो काफी होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो मेन हाइड्राइड है जो हमारे काम का है, यानी हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए या फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसकी कहानी पढ़ेंगे। और जब हाइड्राइड की बात आती है तो नाइट्रोजन के सभी हाइड्राइडों में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है, उस हाइड्राइड का नाम है अमोनिया यानी NH3। NH3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे केमिकल कंपाउंडों में। यानी नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करें तो अमोनिया बहुत ज्यादा फेमस कंपाउंड है और बहुत ज्यादा इसके बहुत यूज हैं, बहुत सारी उसमें यूज होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने में, फर्टिलाइजर में, यानी आप जानते होंगे जो खाद बनते, खाद में भी इसका यूज होता है। तो अमोनिया बनाने की हमें विधि पढ़ना है। और अमोनिया बनाने की जब विधि की बात आती है तो सबसे ज्यादा फेमस विधि जो है अमोनिया बनाने की, वो विधि कौन सी? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस आपने नाम सुना होगा। हैबर विधि जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम हैबर विधि पढ़ेंगे, यानी अमोनिया बनाने का औद्योगिक निर्माण जो है, औद्योगिक निर्माण यानी इंडस्ट्रियल मेथड जो है, इंडस्ट्री में किस प्रकार से बनाते हैं, औद्योगिक जगत में किस प्रकार से बनाते हैं, उसके बारे में हम बात करना है। यानी अमोनिया की जो इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी इंडस्ट्री में, यानी फेमस विधि जो है, वो सबसे ज्यादा फेमस विधि कौन सी है? हैबर विधि। हैबर विधि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। आपने जैसा चित्र देखा होगा, चित्र में मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि काफी थोड़ा बड़ा सा चित्र है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं चित्र के बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा, चित्र के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, किनका क्या यूज होगा। उसके बाद हम इसकी आगे की कहानी पे बात करेंगे, ठीक। तो जैसा कि ये चित्र बना हुआ है, आज हम हैबर प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और हैबर प्रोसेस किसकी पढ़ रहे हैं? अमोनिया की, NH3। मैंने NH3 के बारे में जनरली स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ बता दिया था। जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे हमने हाइड्राइडो की कहानी पढ़ी थी, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, बेसिक कैरेक्टर के बारे में, इन सब चीजों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आज जो हमारा काम है, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यानी इनकी बनाने की विधि किस प्रकार से होगी, इसको कैसे बनाया जाता है, लैब में कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, उसमें हमें आज चर्चा करनी है। तो आज की जो चर्चा है वो किस पे है? औद्योगिक विधि है, यानी इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं उस विधि पे बात करना है। और आज की विधि हमारी है हैबर विधि। तो हैबर विधि में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या फिर जो प्लांट यूज होता है, उस प्लांट में ये कुछ इस तरीके का चित्र होगा। तो मैंने इसमें लिख दिया, ये सबसे पहला जो है क्या है? कंप्रेसर है। कंप्रेसर यानी कंप्रेसर का मतलब नाम से ही समझ में आता होगा, यहां से प्रेशर उत्पन्न करेंगे, ठीक। तो पहला कक्ष जो होगा इसमें कंप्रेसर होगा, जहां से हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्रेशर यहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जो है दूसरा कक्ष जो है इसमें शुष्कन तथा शोधक कक्ष। शुष्कन तथा शोधक कक्ष, जैसा नाम वैसा काम। शुष्कन का मतलब क्या? शुष्क, यानी सुखाएंगे। यहाँ पर हम जो हमारा गैसीय मिश्रण आएगा उसको सुखाने का काम करेंगे। और शोधक का मतलब शुद्ध, यानी यहाँ पे गैसीय मिश्रण शुष्क भी होगा और शुद्ध भी होगा। यहाँ पर दो काम होंगे। उसके बाद जो कक्ष है उस कक्ष का नाम है उत्प्रेरक कक्ष। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कक्ष जो है उत्प्रेरक कक्ष है। यहाँ पर ही अमोनिया का निर्माण होता है और यही कक्ष जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक कक्ष है, जैसा कि आप नाम जानते हैं उत्प्रेरक कक्ष, तो उत्प्रेरक कक्ष है तो इसमें उत्प्रेरक भरा होगा। तो इसमें Fe उत्प्रेरक होता है और MO जो है वर्धक होता है। आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं और वर्धक क्या होते हैं। वर्धक जो होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, मतलब रिएक्शन के वेग को परिवर्तित करने का चेंज करते हैं, काम करते हैं। तो यहां पर Fe उत्प्रेरक होता है, MO जो है वर्धक है, यानी प्रोमोटर है, यानी कैटालिस्ट की स्पीड को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। तो MO वर्धक होता है। इस कक्ष का ताप जो है जनरली 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां से प्राप्त जो गैसीय मिश्रण होगा उसको हम संघनित्र में ले जाएंगे। संघनित्र का काम है ठंडा करना। यहाँ पे हमें अमोनिया गैस मिलेगी, जो उस अमोनिया गैस को हम ठंडा यानी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर लाएंगे। इसमें कुछ जो है ना कूलिंग के लिए यहाँ पे कॉइल लगे होते हैं, जो मैंने इस तरीके से बना रखा है। ये कॉइल है कूलिंग कॉइल, यानी जो गैसीय मिश्रण आएगा उसको कूल करने का यानी ठंडा करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाएगी। और उसके बाद सर्कुलेटरी पंप है, इसका काम होता है दोबारा से जो गैसेस, यानी जो हम गैसीय मिश्रण लेके आएंगे जो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी रिएक्टेंट की जो मॉलिक्यूल रिएक्शन करने से रह जाते हैं, उन कंपाउंडों को यानी उन गैसेस को हम फिर से दोबारा यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू बताया चित्र के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें सिद्धांत किस प्रकार से लिखना है, इसमें हम करते क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है,
इस विधि में जो आप स्टार्ट करेंगे हिंदी लिखना, तो हिंदी हम कैसे लिखते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं, 1:3 में, 1:3 में N2 और H2 के मिश्रण को लेकर सर्कुलेटरी यानी सॉरी कंप्रेसर में प्रवाहित करते हैं। N2 और H2 के मिश्रण को 1:3 में लेकर कंप्रेसर में प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारे गैसीय मिश्रण का दाब 200 वायुमंडल हो जाता है। यहां पर क्या है, जिससे हमारे गैसीय मिश्रण का दाब 200 वायुमंडल हो जाएगा, यानी 200 वायुमंडल जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही, तो 200 वायुमंडल हो जाएगा। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले जाते हैं, शुष्कन तथा शोधक कक्ष में। शुष्कन तथा शोधक कक्ष यानी इसका काम क्या है, जो गैसीय मिश्रण हम यहाँ पे N2 और H2 का मिश्रण 1:3 में डाल रहे हैं, उसको यहाँ पर शुष्क और शुद्ध करेंगे, यानी सुखाएंगे, यानी कोई गीलापन नहीं होना चाहिए, और जो है शुष्क करते हैं और शोधक करते हैं। शुष्क करना है यानी शुष्क यानी सूखा, और शोधक का मतलब शुद्ध। तो यहाँ पर जो गैसीय मिश्रण होगा वो क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, यानी कुछ अशुद्धि जो होंगी उसको यहाँ पर दूर कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहाँ ले आते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में ले आते हैं। इस कक्ष में क्या होता है, Fe उत्प्रेरक होता है, MO वर्धक होता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। अच्छा, MO वर्धक है, आप इसकी जगह पोटेशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं वर्धक की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जनरली MO होता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर निम्न क्रिया होती है, तो जो हम N2 और H2 के मिश्रण को 1:3 में प्रवाहित कर रहे हैं, N2 और H2 के मिश्रण को 1:3 यानी 1:3 का मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, और यहां पर क्या है, Fe उत्प्रेरक है, MO वर्धक है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, और 200 वायुमंडल जो है दाब होता है यहाँ पर, तो 200 वायुमंडल मैंने दाब लिख दिया। जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है NH3, और साथ में 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी भी निकलती है। 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, यानी इसका मतलब यह है कि ये कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और आपको पता है कि लाते-पेलिये का नियम है, लासा-तेलिये का नियम। लासा-तेलिये का नियम क्या कहता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर जो है वो क्या रखना चाहिए, कम। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक ही बार टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है। एक बार जब प्रोवाइड करा देंगे तो बाकी का उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में भी टेम्परेचर एनर्जी रिलीज हो रही है, वो दो एनर्जी जो होगी वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ठीक, तो यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, 200 वायुमंडल दाब है। अब जो है यहाँ पर N2 और H2 का मिश्रण हमने लिया और यहाँ पर अमोनिया गैस बन गई, तो 1:3 का मतलब है N2 का मॉलिक्यूल 1 होगा, यहाँ 3 होगा। रिएक्शन बैलेंस करना है, 2 से आप गुणा कर दें, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, यानी उत्प्रेरक कक्ष में हमें अमोनिया गैस मिल गई। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को अब देखिए खुद N2 और H2 का मिश्रण जो हम ले रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रह भी जाते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो NH3 यानी यहां से हमें अमोनिया मिलेगा, और N2 और H2 का कुछ मिश्रण जो है शेष रह जाएगा, उसको हम कहां ले आएंगे, संघनित्र में ले जाते हैं। और संघनित्र का काम क्या है, ठंडा करना। यहाँ पर कुछ कूलिंग जो है कॉइल लगे हुए हैं, यानी कूल करने वाले कॉइल लगा रखे हैं हमने, तो इसमें से प्रवाहित करेंगे। यहाँ जो हमें अमोनिया मिली है वो अमोनिया क्या हो जाएगी, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम इधर साइड से निकाल लेंगे, यानी अमोनिया हमें यहाँ द्रवित फॉर्म में मिल जाएगी। और N2 और H2 का जो शेष मिश्रण बचेगा, उस शेष मिश्रण को हम सर्कुलेटरी पंप के द्वारा फिर से कहां डालेंगे, शुष्कन और शोधक कक्ष में। क्योंकि यहां आने के बाद फिर नमी आ जाएगी, और उस नमी को फिर से सुखाना है, कुछ अशुद्धि होगी तो उस अशुद्धि को भी दूर करना है। तो यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम फिर से कहां ले आते हैं, शुष्कन तथा शोधक कक्ष में, और यहां जो है फिर से वही प्रोसेस होगी। फिर उत्प्रेरक कक्ष में हम रिएक्शन को कराएंगे, और उसके बाद जो है फिर संघनित्र में। ये क्रिया बार बार चलती रहती है, यहां से यहां, ये जो है लगातार चलता रहेगा। इस रिएक्शन में इस जो विधि है, ये विधि बहुत आसान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इसमें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में N2 और H2 के मिश्रण को लेते हैं, और उसको कहां प्रवाहित करते हैं, उसको हम प्रवाहित करते हैं कंप्रेसर में। जैसे ही कंप्रेसर में प्रवाहित करेंगे तो हमारे गैसीय मिश्रण का दाब कितना हो जाएगा, 200 वायुमंडल गैसीय मिश्रण का दाब हो जाता है। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहां ले आते हैं, शुष्कन तथा शोधक कक्ष में। जैसा नाम वैसा काम। तो शुष्कन और शोधक कक्ष का काम क्या है, गैसीय मिश्रण को शुष्क करना यानी सुखाना, और शुद्ध करना। यानी गैसीय मिश्रण हमें यहाँ किस फॉर्म में मिलेगा, शुष्क फॉर्म में और शुद्ध फॉर्म में मिलेगा, यानी बिल्कुल प्योर फॉर्म होगा। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में। और उत्प्रेरक कक्ष का काम क्या होता है, यहाँ पर उत्प्रेरक बड़ा होता है, Fe उत्प्रेरक होता है, MO यानी मॉलिब्डेनम जो होगा वो वर्धक होगा, प्रमोटर होगा, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा, और यहाँ पर निम्न क्रिया होगी। जैसे ही N2 और H2 उत्प्रेरक कक्ष में आएंगे, यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है कैसी, ऊष्मा क्षेपी है। तो इस गैसीय, इसके लिए लासा-तेली नियम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैबर विधि में
अमोनिया की अधिक प्राप्ति के लिए कैसी कंडीशन होना चाहिए? तो इसके लिए क्या होता है, कंडीशन आपको टेम्परेचर कम रखना होगा। क्यों टेम्परेचर इसलिए कम रखना होगा, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो आपको उस केस में टेम्परेचर कम रखना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, लासातेली ने कहा है कि अगर कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो तो उसके लिए टेम्परेचर कम रखते हैं और प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में कंडीशन के अकॉर्डिंग, लासातेली के नियम के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। तो यहां हमें अमोनिया गैस मिलेगी। उसके बाद यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहा जाते हैं संघनित्र में। अमोनिया यहाँ पे हमें कैसी द्रवित फॉर्म में मिल जाएगी और अमोनिया को हम निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद यहां से प्राप्त, मैंने क्या कहा कि जितनी गैसेस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो 100% आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। कुछ N2 और H2 के मिश्रण जो है गैसेस मॉलिक्यूल रह जाते हैं तो उनको दोबारा सर्कुलेटरी पंप के द्वारा हम कहां ले आते हैं, शुष्कन तथा शोधक कक्ष में, और यहां से फिर से यही प्रोसेस होगी और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और अमोनिया को हम निकालते रहते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो ये अमोनिया बनाने की हैवर विधि थी, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेंथी नहीं है, इसमें ना कोई चित्र का मैंने ट्रिक बताया, नॉर्मल सी विधि है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, शायद 10th में भी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी विधि है, इसको आप कर लें। उसके बाद जो हम क्या पढ़ेंगे, अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर अमोनिया के आपके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अमोनिया को आप जनरली जानते होंगे, अमोनिया में NH3 इसका फॉर्मूला है और NH3 फॉर्मूला होने के साथ साथ इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, sp3। इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होता है। इसके शेप की अगर हम बात करें, यानी इसकी आकृति की बात करें, तो इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडल। इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडल। लेकिन इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। मैं ये सब बातें आपको पहले बता चुका हूं। इसके शेप की अगर बात करेंगे तो कैसा होगा, शेप होगा पिरामिडल, और ज्योमेट्री की बात करें तो कैसा होगा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर आपसे कोई बॉन्ड एंगल पूछ ले तो इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है लगभग होता है 107 के आसपास, 107.5। तो ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं, बेसिक नेचर के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो है नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी, तो मैं इसके बाद जो है नाइट्रिक एसिड के कुछ गुण करा दे रहा हूं आपको, जो लास्ट लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाए थे। नाइट्रिक एसिड में मैंने क्या छोड़ दिया था, नाइट्रिक एसिड की क्रिया कुछ कंपाउंडों के साथ रह गई है, तो मैं कुछ कंपाउंडों के साथ उनकी क्रिया करा दे रहा हूं और जो है तो उसके बाद नाइट्रिक एसिड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको साफ करके उसके बाद जो है नाइट्रिक एसिड के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो हमारा नाइट्रिक एसिड वाला जो टॉपिक है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे की क्रिया हम जो नाइट्रिक एसिड की है उसके बारे में बात करते हैं। आप सबने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नाइट्रिक एसिड जो है एसिड तो है ही, एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो है और एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी प्रबल ऑक्सीकारक भी है। और ऑक्सीकारक होने की वजह से उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टी को ही आज मैं आगे बढ़ाता हूं। और उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड की क्रिया कुछ यौगिकों के साथ पढ़ेंगे। और उन यौगिकों के साथ क्रिया तो वो इसी प्रकार से करेगा, कैसे, ऑक्सीकारक की तरह। तो ऑक्सीकारक की तरह जब क्रिया करेगा उन कंपाउंडों के साथ, तो किस तरीके के कंपाउंड बनाता है या उनको किस में कन्वर्ट करेगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आइए उसके आगे का देखते हैं। आइए नाइट्रिक एसिड की क्रिया हम देखते हैं किसके साथ, कुछ कंपाउंड मैंने लिख दिए हैं जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ और अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ, इन यौगिकों के साथ क्रिया। अच्छा, ये जो क्रिया है आप दो प्रकार से करा सकते हैं, सांद्र और तनु। आपको पता है जब सांद्र के साथ क्रिया कराएंगे तो जनरली यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, NO2, और जब तनु के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या बनता है, NO। क्यों बनता है इसका रीजन मैंने बताया, जब NO होगा तो उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, उस केस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज्यादा होता है, तो रिडक्शन ज्यादा होने के केस में ये बनेगा। तो आप तनु के साथ कराइए, सांद्र के साथ कराइए, बस यहाँ वाला प्रोडक्ट चेंज होगा, ये वाला प्रोडक्ट सेम रहता है। ठीक है, रिडक्शन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे चेंज होता है, जब सांद्र होगा तो रिडक्शन कम होता है और जब तनु होता है तो रिडक्शन ज्यादा होता है। तो ये वाला केस आप सोच सकते हैं कि किस केस में हो रहा है, तनु के साथ हो रहा है या सांद्र के साथ, जनरली किसके साथ है, तनु के साथ। तो मैंने यहां लिख दिया है H2S के साथ जब नाइट्रिक एसिड की क्रिया कराएंगे तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो NO और H2O जो है ना, ये सभी रिएक्शन में कॉमन है। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये I2 और KNO3 बनाएगा, NO और H2O जो है कॉमन है। फिर अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ कराएंगे तो ये फेरिक सल्फेट बनाएगा, NO और H2O कॉमन है। लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, कोड क्या है, 3268 आप कहेंगे इस कोड का क्या मीनिंग है, तो कोड का मतलब ये है 3268 का मतलब है कि अगर मैं H2S की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया अगर HNO3 से कराऊं तो आपको पता है ये प्रोडक्ट तो यही बनाएगा सल्फर, और साथ में क्या बनाएगा, NO और पानी। सही है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा 32, यानी 3 और 2 32
और क्या 32। उसके बाद जो है रिएक्शन आप बैलेंस करिए, यहाँ सल्फर कितने हैं 3, तो यहाँ सल्फर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एन कितना होगा 2, यहाँ कितने से 2 से गुणा कर देगा। एच आप चेक कर लो, यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8, और यहाँ एच कितने हैं 2, तो 4 दूनी 8। आप रिएक्शन बैलेंस हो गई, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सल्फर 3 है, इधर भी सल्फर 3 है, एन 2 है, एन इधर 2 है। ओ चेक करो, 3 दूनी 6, ओ इधर कितने 2 और 4 6, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो रिएक्शन बैलेंस करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने कोड बता दिया 32 68 632। तो आप ये जनरली इससे जो है रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो हो गया। उसके बाद जो है मैं इसकी क्रिया किससे करा रहा हूं, ग्लिसरॉल से करा रहा हूं। नाइट्रिक एसिड की क्रिया किससे, ग्लिसरॉल से। अच्छा, ये 2 रिएक्शन मैंने छोड़ दिए, 2 रिएक्शन भी ऐसे ही होंगे। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराओगे, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया HNO3 से, तो ये रिएक्शन भी ऐसी होगी। यहाँ क्या बन जाएगा I2 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बन जाएगा NO+H2O। अच्छा, अगर हम तनु लेंगे तो ये NO बनेगा यहाँ पर, लेकिन अगर सांद्र ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा NO2 बनेगा। बस आप इतना ध्यान रखेंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कोड क्या है 68, तो 6 और 8 68। अब उसके बाद आप रिएक्शन बैलेंस कर लो। I इधर कितने 6, इधर I कितना 2, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पोटेशियम कितना है 6, यहाँ पोटेशियम कितना है 1, तो यहाँ कितने से गुणा कर दें 6 से। N कितना है यहाँ पे 8, यहाँ N कितना है 6 और यहाँ 2 8। O चेक कर लो, 8 3 24, यहाँ O कितना है 6 3 18, 18 और 2 20, कितने की कमी 4 की, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन बैलेंस H चेक करो 8 8 इधर भी है। तो रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी अगर आप जो है इस रिएक्शन को बैलेंस करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये कोड याद कर लें, कोड से भी आप रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, ग्लिसरॉल से करा दे रहा हूं। नाइट्रिक एसिड की क्रिया हम ग्लिसरॉल से करा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करने पे नाइट्रिक एसिड किस प्रकार का कंपाउंड देगा। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया था हमारा नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक है तो आपको पता है ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो खुद का क्या करें रिडक्शन और दूसरे का क्या करें ऑक्सीडेशन, खुद का अपचयन और दूसरे का ऑक्सीकरण। तो यहां अगर मैं इस रिएक्शन को आपको दिखाऊं तो यहां पर अगर हम देखें ना, तो यहां पे सल्फर जो है वो किस फॉर्म में है, -2 की फॉर्म में है। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, और यहां नाइट्रोजन की कितनी है +5। ठीक है, तो अगर आप यहां चेक करेंगे ना तो सल्फर -2 से यहां 0 पे पहुंच गया, यानी क्या हुआ, सल्फर का क्या हो गया, यहां पर सल्फर का हो गया ऑक्सीकरण। यहां सल्फर का क्या हुआ ऑक्सीकरण। लेकिन आप नाइट्रोजन को चेक करने जाएंगे ना तो नाइट्रोजन यहां पर +2 फॉर्म में है, नाइट्रोजन +5 से +2 में पहुंच गया। यहां +5 में था और यहां +2 में था, तो इसने अपना क्या किया अपचयन और दूसरे का क्या किया ऑक्सीकरण। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कई मेथड हैं, कई प्रकार हैं चेक करने के। आप इलेक्ट्रॉन के बेस पे चेक कर लें, ऑक्सीडेशन को निकाल के चेक कर लें, ऑक्सीजन के आदान प्रदान से चेक करें, हाइड्रोजन के आदान प्रदान से चेक करें। कई पैटर्न है, कई तरीके हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है या जो तरीका समझ में आता है आप उससे कर सकते हैं। हर तरीके से आप इसको सिद्ध कर देंगे कि हमारा HNO3 जो है क्या है प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। और प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकारक है, लेकिन अगर HNO2 की बात करें ना, इसका छोटा भैया जो है ये तो बड़ा भैया है। अगर छोटे भैया की बात करें तो छोटा भैया कहता है हम ऑक्सीकारक भी हैं और अपचायक भी हैं। बोले हम दोनों काम करते हैं, हम बड़े वाले भैया से ज्यादा तेज हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल अपचायक वो दोनों की तरह काम करता है। ये एक ही फॉर्म में, लेकिन वो दोनों फॉर्म में। कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब मैं इसकी क्रिया किससे करा रहा हूं, ग्लिसरॉल के साथ इसकी क्रिया हम करके देखते हैं। और ग्लिसरॉल के साथ जब क्रिया करेंगे तो इसकी क्रिया कराने के बाद किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, ये क्या बनेगा, और जो बनेगा वो हमारे काम का होगा भी या नहीं। तो हम बनाते हैं, आइए HNO3 की क्रिया करा के देखते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आप जनरली जानते होंगे। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, जब उसके साथ क्रिया कराएंगे किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, तो ग्लिसरॉल के साथ क्रिया जब करता है HNO3 CH2OH CHOH और CH2OH, इसकी जब क्रिया होगी HNO3 के साथ, HNO3 कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं हम यहाँ पर, और ये प्रेजेंस होती है यहाँ पर सांद्र H2SO4 की। यहाँ H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया होगी। तो जब ये क्रिया कराते हैं तो जनरली जो है यहाँ पर ये बनता है TNG CH2ONO2। ठीक है, CHONO2 और CH2ONO2। जब ग्लिसरॉल, ये क्या है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। और यहां जो बना है इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। यहां पर HNO3 के 3 मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे क्योंकि 3 OH है 3 टाओं पे, तो इसलिए 3 OH 3 HNO3 यूज होते हैं। ठीक, तो
तो यहाँ जो ये कंपाउंड बनाता है SNO3 ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके, तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, और इस कंपाउंड का जो नाम है ना, इस कंपाउंड का नाम है TNG। TNG। अब TNG की फुल फॉर्म क्या होगी? तो TNG की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और मैं इसकी खास बात बताऊं आपको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको 1 नंबर में, और इसकी खास बात है कि ये क्या है? एक्सप्लोजन है, विस्फोटक है, एक्सप्लोड कर जाता है, विस्फोटक। किसके काम में आता है? विस्फोटक। यानी आपको कहीं धमाका करना हो, तो धमाका अगर करना होगा तो आप ग्लिसरॉल की क्रिया अगर HNO3 से करा दें तो क्या बनेगा? TNG बनता है। किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में अगर HNO3 क्रिया ग्लिसरॉल से करा दी जाए तो क्या बनेगा? विस्फोटक बनेगा, TNG। और TNG क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसरीन है या फिर ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल है, जो कि क्या है? विस्फोटक है, विस्फोटक जो धमाका कर देता है। अगर आप ये सब मिक्सिंग कराएंगे तो एक विस्फोटक बन जाएगा, ठीक है। इसका युद्ध में यूज करते हैं या फिर बहुत सारे इसके तरीके हैं अलग अलग यूज करने के, ठीक। तो ये कंपाउंड बनता है। तो नाइट्रिक एसिड का जनरल जो हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ लिया, अमोनिया बनाने की आज विधि देख ली। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? अमोनिया बनाने की कुछ और विधियां, जो उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है या फिर उसके जो यूज है, उन यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका किस प्रकार का प्रयोग है, क्या उपयोग है इनका, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दूसरे कंपाउंडों के साथ क्रिया करके किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखने में कैसे, इनका स्वाद कैसा है, इनकी गंध कैसी है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना